सलाम खुशामदीद, मैं एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है, आज इन शख्सियत के साथ है, तो उनका प्रोग्राम किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। और मुझे लगता है जो उनके सामने माइक होता है वो भी थरथरा रहा होता है कि भाई अब आया, अब आया, अब आया। है तो वो हीरो हैं, लेकिन उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो किसी विलन से कम नहीं होते। हमने उनके लिए ख़ास तौर पे शेर भी लिखा है कि फ़याज़ चौहान का रंग निराला, बयान में अक्सर झुलकता लाला, जो भी बोले छा जाए फ़ौरन, न्यूज़ चैनल को मिले नवाला। पहचान लिया आपने, हमारे साथ फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? अल्लाह पाक पे करम। सर मुझे ये बताएं कि आपके अंदर एक शायर है, सियासतदान है, या फिर एक लड़ाका बॉक्सर है, क्या है आपके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, मैं जेमिनाई हूँ। जेमिनाई जो है ना, वो वर्सटाइल होता है। और अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके मेरे अंदर वर्सटाइल किस्म की जनाब क्वालिटीज़ हैं। और दो अपोजिट साइड की जो फील्ड्स हैं, मैं दोनों में जनाब अल्लाह पाक के करम से एक टाइम पे साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। ज़बरदस्त। और बेसिकली मेरी रिज़ल्ट ओरिएंटेड पर्सनालिटी है। मुझे आप, जब मैं मिनिस्टर होता था तो मैंने कहा मुझे आप वज़ीर सकाफ़त बनाएंगे तो उसमें मैं आपको अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, फिर आप मुझे वज़ीर मज़हबी अमूर बना देंगे तो उसमें भी मैं आपको बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दूंगा। तो बस ये मेरी शख्सियत है कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। उस वक्त आपसे मजहबी भी डरते थे और स्टेज एक्टर्स भी डरते थे, दोनों डरते थे आपसे कि चौहान साहब हुन आए, जिਦੋਂ खादिम रिजवी कहते सी गोरी हुन आया तो ये कहते थे चौहान साहब हुन आए। तो सर आपके नाम के साथ चौहान लगता है, तो एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे मजहबी स्कॉलर हैं तारिक जमील साहब, वो भी कहते हैं कि हम चौहान हैं। तो ये बताएं कि उनसे कोई वो वाले चौहान और आप चौहान कितने करीब हैं? देखो, मेरी फील्ड है, दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे मैं पीएचडी थीसिस लिख सकता हूँ 6 महीने साल लगा के, और दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वो थीसिस रिजेक्ट नहीं कर सकती। एक बर्रे सगीर की हिस्ट्री और बर्रे सगीर की कौमें और नस्लें, बरादरियाँ, ये मेरा एक पहली दूसरी क्लास में मैं पढ़ता था, उस वक्त से मेरा शौक़ है, मैं पढ़ता था और आज तक मैं उस पर पढ़ता भी हूँ, रिसर्च भी करता हूँ। ये बरादरियाँ, कौमें, नस्लें, तो इस वजह से एक तो मेरा इसके ऊपर अबूर है। दूसरा हिटलर, हिटलर की शख्सियत, पर्सनैलिटी और उसकी पूरी की पूरे जो ना, उसके ऊपर मुझे उस वक्त से छोटी उम्र से लेके अब तक पढ़ने का शौक़ है। और मैं अभी भी इन दो इश्यूज़ के ऊपर, आजकल वो यूट्यूब आ गया है, जनाब कंप्यूटर और मोबाइल आ गए हैं, बुक्स की जगह हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो मैं घंटों बैठ के इस पर रिसर्च करता हूँ। तो आपने जो सवाल पूछा है, चौहान गुजर भी हैं, जट भी हैं, राजपूत भी हैं। और गुजर, जाट, राजपूत बेसिकली एक कौम और हसब नसब नस्ल है, आर्यंस है ये। और ये बहुत सी कौमें आपको नज़र आएंगी, चौहान, सोलंगी, तूर, भट्टी और परमार, परिहार, परमार, के जो आपको तीनों कौमों के अंदर नज़र आएंगे, गुजरों में भी, जट्टों में भी, राजपूतों में भी। तो ये एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, और उसके लिए अलग कभी पॉडकास्ट करेंगे, आपको बताऊंगा। और बाकी जहाँ तक तारिक जमील साहब की बात है, तारिक जमील साहब साहू चौहान है, ठीक है ना। चौहानों की एक आगे सब कास्ट है साहू, तो वो साहू हैं, तो वो भी चौहान है बिल्कुल। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बस बहुत कम है साहू चौहान, वो जो खुद कहते हैं। तो पाकिस्तान में चौहान कम है, साहू चौहान कम है? नहीं, वो साहू कह रहे हैं, चौहान तो बेतहाशा है जना। चौहान तो जनाब आपके, चौहान एक वाहिद कौम है बर्रे सगीर की कि जिसने एक टाइम पे पूरे बर्रे सगीर पे हुकूमत, पूरे बर्रे सगीर पे ना 100% किसी कौम ने हुकूमत नहीं की। आधे हिंदुस्तान पे 70% पे, 80% पे, 90% पे, 40% पे। पिछले 2000 साल की आप हिस्ट्री उठाएं तो आपको कोई फातेह नजर नहीं आएगा, कोई काबिज नजर नहीं आएगा, कोई हुक्मरान नजर नहीं आएगा जिससे 100%। वाहिद चौहान, पृथ्वीराज चौहान और फिर उसका बेटा और फिर आगे वो है कि जिन्होंने 40 साल, उम्र थोड़ी है, 40 साल पूरे बर्रे सगीर के ऊपर हुकूमत की है, पूरे हिंदुस्तान। अच्छा सर, इमरान खान साहब से पहली मुलाकात कैसे हुई थी, कहाँ पे हुई थी? यार, बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात 2008 के अंदर मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, और मैं पहला साबिक एमपीए था कि जिसने पार्टी ज्वाइन की थी उस वक्त। और पार्टी की हालत ये थी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 से 11 लोग होते थे, वही डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार होते थे, वही वोटर होते थे, वही सपोर्टर होते थे, वही सब कुछ होते थे। 12वां 13वां बंदा नहीं होता था कोई। और ये भी मैंने सुना है कि खान साहब कहीं आते थे तो बिरयानी की देग उतारी जाती थी बंदे इकट्ठे करने के लिए। वही पे क्या है ना, बंदे ही नहीं होते थे।
जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते थे वही 12 13 14 15 12 13 14 15 बंदे। मीटिंग भी जो ना कोई 40-50 से ऊपर की अवामी मीटिंग होती थी। इनको रात को नींद नहीं आती थी खुशी के मारे कि यार इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया। 50-100 बंदे, ये हालात थे। इन हालात में मैंने खुद, मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया था, मैंने खुद पार्टी ज्वाइन की। और उस वक्त मैंने जब पार्टी ज्वाइन की तो मुझे कम से कम 2 से 3 महीने हर रोज़ मेरे वोटर्स सपोर्टर्स, मेरे अब्बू ने, मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सारों ने बड़ा लान तान किया। और वो एक मुझे जनाब ताना देते थे। वो एक बच्चा दिखाते थे 2-3 साल का, कहते थे यार ये 50 साल का होएगा तेरा पार्टी के लीडर इकतदार चाहे, वरना कोई दूर दूर तक इकतदार वाली कहानी कोई नहीं है। तेरी जिंदगी का सब तो गलत सियासी फैसला जो तू पार्टी ज्वाइन कर ले। अरे मुझे ये ताना मिलता था। और उसमें कोई हालात नहीं थे, दूर दूर तक तो इकतदार के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन सर इमरान खान साहब से मुलाकात पहली, मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2008 में खुद जाके मुलाकात की बनी गाला में। हाँ, और फिर वहाँ जाके जनाब हमने, उसमें भी मेरे साथ ज्यादती की गई मुलाकात में। वो माफिया जो यहाँ का था ना, इस पार्टी में हमेशा माफिया रहा है, कानों का कच्चा है बानी तहरीक इंसाफ, हर दौर का पैदाइशी। वो जो पुराने वहाँ पे वो जो 12-13 बंदे थे ना, उन्होंने कब्जा किया हुआ था पिंडी की सियासत में। सारे नॉन पॉलिटिकल किस्म के बोने लोग थे, बोने। और बोनों की हमेशा हुक्मरानी रही है। उस वक्त कौन कौन था? मैं बताता हूँ आपको। बोनों की हुक्मरानी हमेशा पीटीआई में रही है, क्योंकि जो बानी तहरीक इंसाफ है वो कानों का कच्चा है। वो किसी की भी सुन के ना, जो जेन्युइन आदमी होता है ना, उसको वो अपने ख्वाहिशात की मकतलगाह पे चढ़ा देता है, इर्द गिर्द के लोगों की कानों की सुनाई पे। मैंने जब आने का फैसला किया पिंडी में, जब ये खबर चल गई कि फयाज चौहान साबिक एमपीए, साबिक यूथ लीडर, साबिक स्टूडेंट लीडर, फलां नामी ग्रामी साबिक एमपीए वो आने लगे, उनको पिस्सू पड़ गए। उन्होंने कहा ये आएगा तो साढ़े तो पूछेगा नहीं। वो सदाकत अब्बासी था, राना सोहेल था, जाहिद काजमी था, आमिर कियानी था, ये जो हमारे रहे। चीज़ें तय हो गई जी, फला तारीख को बानी तहरीक इंसाफ मेरे घर आएगा और मैं वहाँ पार्टी ज्वाइन करूँगा। मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। सारी दुनिया में खबर चल गई फयाज चौहान छोड़ रहे काफली और जनाब तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहा है। मशवरा मैंने कर लिया सारे हलके में, अपनी जो कोर कमेटी थी जनाब 400-500 बंदों के में। जिस दिन प्रोग्राम था मैंने 600 बंदा 700 बंदा इकट्ठा किया हुआ। कोई साबिक नाज़िम, कोई नायब नाज़िम, कोई काउंसलर, कोई ज़कात कमेटी के चेयरमैन, कोई बरादरियों के हेड, कोई चीफ सपोर्टर। एंड टाइम पे मुझे आधा घंटा पहले मैसेज मिला जी खान साहब नहीं आ रहे। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, एक साबिक एमपी है बंदा, उसकी क्या हालत होगी उस वक्त। उसके लोग बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं। मैंने कहा जी क्यों? वही सदाकत अब्बासी, आमिर कियानी, राना सोहेल, जाहिद काजमी, इन्होंने कान में उल्टा सीधा फूका। इसने कहा जी नहीं जाते। मेरा अपना एक फिर मिजाज है, मेरा तेरी ऐसी की तैसी, मैं अपनी सारी सियासत। मैंने बसें मंगवाई 4-5, उसमें मैंने बंदे बैठाए, सारे लेके मैं पहुंच गया जनाब सेंट्रल ऑफिस। उधर ये साहब बहादुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उस वक्त। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उसको बड़ा शौक था उस वक्त भी। हर तीसरे दिन बैठा होता था, 3 बंदे लेके एमी की जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। मैंने कहा बैठो इधर। मैंने बैठाया, मैंने बैठो इधर, कैमरे खोलो, मैंने पार्टी जाएंगी। आपका जहन मानता है? मैं यही देख रहा हूँ, मैं तो आवाज भागता हो गया सुन के कि हमने जहां तक सुना है कि लीडर्स कहते थे कि खान साहब के सामने जाके टांगे कांपती थी, आप उसको कह रहे हैं। मैंने कहा बैठे इधर, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा पार्टी ज्वाइन करेगी। ये पहले दिन से एक जाति का माहौल था। सेल्फ मेड आदमी हूँ, दबंग सी शख्सियत थी, ठीक है ना। तो बहरहाल जी हमने फिर भी दामे दर में सुखने 2008 से लेकर जमात इस्लामी ने करप्शन की वजह से आपको निकाला गया, इसका आपसे सवाल भी हुआ। ओ नहीं, आपको किसने कह दिया? करप्शन तो एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, कभी फयाज चौहान के ऊपर किसी दुश्मन ने भी इल्ज़ाम लगाया। देखो, मैं 10 अप्रैल 2022 से लेके 22 मई 2023 तक इस नकदा कोका की तहरीक में हम चले। एस्टेब्लिशमेंट, रियासत, रियासती अदारे और हुकूमत, उसने
बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी समेत पीटीआई के किसी मिनिस्टर, किसी एमएनए, किसी एमपीए, किसी लीडर को छोड़ा कि जिसकी कारोबार और करप्शन को पकड़ा ना हो? बिल्कुल ऐसी है। सारे पकड़े गए। फलां ने अपनी वजारत के अंदर ये करप्शन, फलां ने अपनी वजारत के अंदर ये करप्शन, फलां एमएनए ने, एमपीए ने अपने हल्के के अंदर सरकारी जमीन पे कब्जा, फलां ठेके, फलां परमिट, फलां ये सब कुछ निकला। बिल्कुल ऐसी। इन 13 महीनों में अगर मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज होती तो सबसे पहले वो निकलनी थी ना। बिल्कुल ठीक है। फ्रंट फुट के ऊपर मैं खेल रहा था, फ्रंट फुट के ऊपर। ठीक है, मैं फौज की सपोर्ट भी कर रहा था, फौज की हमायत भी कर रहा था, जिसका खमियाजा मैं भुगतता रहा इन 13 महीनों में। शहबाज गिल की ड्यूटी लग गई, यार इसको ज्यादा इंटर नहीं होने देना, इसको ज्यादा बोलने नहीं देना मीटिंग्स में हाई लेवल की, फलां फलां। तो अगर मेरे ऊपर करप्शन होती तो इन 13 महीनों में शहबाज शरीफ की हुकूमत, हमजा शहबाज की हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, ISI, FIA सबसे पहले मेरे ऊपर को निकालती ना। एग्जैक्टली इसी तरह भाईजान, ये पता नहीं आप तो उड़ती उड़ती कहाँ से सुन ली। जब आप वजीर इत्तलात थे और आपसे सवाल हुआ कि सर ये फिर जोशाशी के बांध को अपना दिया आपने, कहा मुझे तो वो भी नहीं पता। वो है ना, मैं ये कह रहा हूँ। सवाल हुआ नहीं, बेसिकली हनीफ अब्बासी के साथ झगड़ा हो गया था। हनीफ अब्बासी को मैंने खुद एज अ सिटिंग MPA मैंने इसको MNA बनवाया। इसने मेरी जड़ें खोखली करना शुरू कर दी। मेरे भाई के खिलाफ झूठा पर्चा कटवाया। मेरे भाई ग्रेड 20 के अंदर अटक रिफाइनरी में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। मेरी सियासी बुग़्ज़ में मेरे भाई के ऊपर झूठा अगवा का और कत्ल का पर्चा कटाया जमात इस्लामी पिंडी की क़यादत ने। उस पर एक क्राइसिस स्टार्ट हुआ। मेरी वालदा इस गम में TB की मरीज़ हुई, मेरा भाई की नौकरी चली गई, उसको जेल हो गई। बाद में पता चला कि वो जो जिस बंदे के हवाले से तनवीर नामी बंदा था, उसके हवाले से इल्ज़ाम लगाया मिनिस्ट्री ऑफ मजहबी अमूर में, वो 11वें ग्रेड का मुलाजिम था। बाद में जिरगा हुआ जिसमें जमात इस्लामी की क़यादत भी बैठी हुई थी, वो बंदा बरामद हुआ तो उसने कहा मेरा तो चौधरी असलम के साथ लेना देना ही नहीं मेरे भाई के साथ। उस वक्त तक मेरा भाई जेल भुगत चुका था, नौकरी से फारिग हो चुका था। मेरी वालदा इस गम में TB के मरीज़ होकर बेड पे थी। मेरी वालदा ने मुझे घर आके झोलियाँ उठा के कहा कि अगर तूने जमात इस्लामी ने छोड़ी तो मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगा। ये बड़ी लंबी, इससे भी लंबी स्टोरी है मजीद। ये वो वजूहात तो सर शहबाज गिल के बारे में है कि जो अच्छा बोलता था उस वक्त, शहबाज गिल की कोशिश होती थी उसको पीछे कर दिया जाए। खुद वो फ्रंट आना चाहते थे, हमेशा चाहते थे कि मैं आ गया हूँ। तो सर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता था? यार शहबाज गिल बेसिकली इंडियन रॉ और CIA का एजेंट है। इंडियन रॉ और CIA का एजेंट है। ठीक है। ये जब आया था ना 2018 में, मैंने उस वक्त पाकिस्तान की अदारों को, मेरी सारी फैमिली फौज में है, ठीक है ना, और मेरा खुद भी एक बीइंग अ पॉलिटिशियन, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन, हमारा अदारों के साथ एक रिलेशनशिप होता है, ताल्लुक होता है। मैंने इन्फॉर्म कर दिया था अदारों को। ठीक है। मैंने कहा ये रॉ का और CIA का एजेंट है। खान साहब को इन्फॉर्म किया था? ओ खान साहब को मैंने क्या बताना, पूरे के पूरा नेटवर्क ही उस वक्त। ये अनिल मुसर्रत जो है अंडर कवर एजेंट है इंडियन रॉ का। जहांगीर चीकू, वो जिसने मस्जिद नबवी में हमला करवाए थे ना मरियम औरंगजेब के ऊपर और शाहजैन भुट्टी पे अप्रैल 2022 में, बानी तहरीक इंसाफ का ज़ाती दोस्त है और लाइन और लकीर और जनाब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सारे इकट्ठे मिलके जनाब ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, अयाशी वयाशी सारा कुछ, ज़ाती दोस्त है बचपन का। उसने बानी तहरीक इंसाफ की हदायत पे वहाँ जाके जिस जहांगीर चीकू ने ये सारा जलालत करवाई थी, जिसका खमियाजा आज तक ये भुगत रहे हैं, वो और अनिल मुसर्रत ये अंडर कवर एजेंट हैं इंडियन रॉ के, अजीत दियोल नेटवर्क के। ठीक है। ये उधर से शहबाज गिल आया था। अनिल मुसर्रत ने नईमुल हक के हवाले किया, अल्लाह पाक से जन्नतुल फिरदौस पे जगह दे नईमुल हक साहब को। वो बेचारा मौज मेला करने वाला इंसान था, उसको और कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसकी 2-3 जनाब ख्वाहिशात और ज़रूरियात थी, बस वो उस वक्त तक था। लेकिन अच्छा इंसान था, बाय वे ऑफ मैन एक अच्छा इंसान था। बाकी उसकी जो उसके हवाले किया अनिल मुसर्रत और चीकू ने, और मैसेज दिलवाया बानी तहरीक इंसाफ को कि भाईजान ये आपके मौसनों का, क्योंकि वो अरबों रुपए कई सालों में लगा चुके थे इंडियन रॉ के। अनिल मुसर्रत लंदन से फंड आते थे, लंदन से सारी चीज़ें थी। तो बानी तहरीक इंसाफ तो भाई जिस बंदे को पैसा लगाया हो उसको कोई ना कोई सर्विसेज पे बैक करता था जना, उसे पता था ये मेरे जनाब फाइनेंसर हैं। वहां से ये लॉन्च हुआ था
लेकिन इसकी जो मैंने 4 दिन में हरकतें देख ली थी, मैंने पाकिस्तान के अदारों को कह दिया था कि ये एजेंट अगर ठीक है ना, ये देखो बच के रहो। उस वक्त मेरा मजाक उड़ाया जनाब जिम्मेदार कुछ लोगों ने। नाम बताएंगे? और नहीं, नाम बताने की जरूरत अभी पार्टी में मौजूद? पार्टी नहीं, मैं वैसे पाकिस्तान के रियासती इदारों की। ठीक है। 6 महीने बाद उन्हीं दोस्तों ने मुझे मेरे सामने कहा कि चौहान साहब आप ठीक कहते थे, कि साबित हो गया। 6 महीने बाद उन 3-4 जिम्मेदार बंदों ने, जिन्होंने मजाक में मुझे कहा यार क्या कर रहे हैं जी आप, ये क्या बात है, 6 महीने बाद। तो ये एजेंट है यार, छोड़ो इसको। तो सर अभी भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं? सारा कुछ उन्हीं के लिए है भाई जी। फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की बानी तहरीक इंसाफ के कहने पे इसने, उसमें फैसल जावेद, फवाद चौधरी और ये 3 बंदे और बानी तहरीक इंसाफ, चार का टोला था। इसको आगे लगाया। इसको शौक था कि पहले ये देखो काम करा लो, पहले ये देखो गल करा लो। इसका ये एक शौक है, जड़ा मर्जी काम करा लो, पहले कराओ बस इससे। इनके बारे में एक और तारुफ है सर कि ये कुछ सप्लाई वगैरह भी करते थे। छोड़ दे रहे यार, ये भी वो सारे करते थे यार, छोड़ो सारी सप्लाई करते थे वो काम छोड़ो। मेरी आदत है, मैं इस तरह की मैं गलत ना हूं, यानी कि पीटीआई की जो आदि लीडरशिप सारे छोड़ दो, लफ्ज तो बुरा, यानी वो प्रोस्टिट्यूटेड थी खान साहब के लिए। नहीं, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, छोड़। लेकिन बहरहाल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और उसकी सर्विसेज ये सारे प्रोवाइड करते हैं, छोड़। अच्छा, आगे का खास तौर पे नाम आता था बड़े सर, बहुत सारे लोगों से हमने बार-बार सुना कि शहबाज गिल खास तौर पे प्रोवाइड करते थे। यार वो शहबाज गिल जब नया हुकूमत बनी ना, तो ये तर्जुमान बन गया पंजाब हुकूमत का, मैं वजीर इत्तलात था। अब वो दोनों को सरकारी गाड़ी मिली, सरकारी ड्राइवर थे। वो ड्राइवर जो है ना, वो दोनों रिश्तेदार थे, कोलीग थे, कोलीग भी थे, रिश्तेदार भी थे। वो डीएम जो आपका जो कौन सा होता है जी, वो जो है ना एक अदारा, मेरे मुंह से उसका नाम नहीं चढ़ रहा, सूबाई अदारा होता है जहाँ से सारे ड्राइवर आते हैं। ठीक है। जब हम आते थे ना इधर ऑफिस में, सीएम सेक्रेटेरिएट, तो अंदर अब 2-4-5 घंटे हम अंदर होते थे दोनों, तो ड्राइवर इकट्ठे एक गाड़ी में इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है ना। कभी वो मेरी वाली गाड़ी में उसका ड्राइवर आ जाता था, कभी मेरा वाला ड्राइवर उसकी गाड़ी में चला जाता था। अच्छा, वो मेरा ड्राइवर था जना रफीक, वो एक दिन मुझे बता रहा, कहता है यार मैं इसकी गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने डैशबोर्ड खोला तो अंदर जो है ना वो सेक्स के कैप्सूल और जो है ना वो गोलियां पड़ी हुई शहबाज गिल की गाड़ी से। ठीक है ना। तो अब ये मुझे रफीक ने बताया, अच्छा, ड्राइवर मेरे ने। तो उसने पूछा, रफीक ने अपने दूसरे कोलीग से, यार ये क्या चीज़ें है? उसने कहा यार ये कुछ चीज़ें हैं, ये पैक करके ना वो मेरा जो बॉस है ना, वो जाके तोहफे देता है ब्यूरोक्रेट्स को और कुछ सियासतदानों को। ये तो मैं ऑन ओथ जो है ना, मुझे मेरे ड्राइवर ने, और वो ड्राइवर जो है ना उस दूसरे ड्राइवर का, ये तो मैं जानता हूँ, छोड़ो, थर्ड क्लास आदमी। सर ये इस तरह के तोहफे भी दिए जाते थे? भाई ये देता था ना, इसने अपनी सारी लॉबिंग इसी तरह की है, इसकी हरकतें तभी तो वही है। सर बानी पीटीआई को भी कुछ ऐसा छोड़ दो, छोड़ो ऐसा। बानी पीटीआई, ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स, ठीक है ना। ये बड़े सवेर किस्म के अगला सवाल करो, सवेर क्या है उसकी, जैसा जाओ जाके डिस्कोर्ट पे जाके जाना, उसके अब्बा जी का जाना पता करो जाना। आप 4 दिन जाना घूमते फिरते रहोगे, उसके अब्बा जी का आपको पता नहीं चलेगा। छोड़ो। अच्छा जी, अगला पूछो। सर 9 मई इधर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले सर वजीर आला थे उस्मान बुज़दार, और आप उनके नीचे थे। कभी कॉल करके कहते थे चौहान साहब ये काम आपने करना है, दबके लगाते थे? वही यार बात ही है, बुज़दार साहब एक शरीफ आदमी है। अच्छा, मेरी एक नेचर है कि मैं जिस बंदे के साथ ताल्लुक हो, मैं उसका पहरा देता हूँ, चाहे मेरा उसके साथ सियासी इख्तलाफ भी हो जाए। चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं, उनकी सियासत ऊपर जाए, मेरी नीचे जाए, उनकी शुमाल में जाए, मेरी जनूब में जाए, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई साहब की इज्जत और वक़ार का पहरा मैं दूंगा, क्योंकि एक दिल का ताल्लुक है। उस्मान बुज़दार साहब के साथ एक वक्त गुजारा, उसको मैं कहता था कि आप मेरे भाई हो, आप दोस्त हो। मैंने उसके मुंह पे आज से 1.5 महीना पहले कहा, मुझे फ़ोन आता रहता है हर 4 महीने बाद, वो करते हैं। तो वाले साहब की डेथ के ऊपर उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने उनको फ़ोन पे कहा, मैं कहा साईं आपको वज़ीर आला बना के आपके साथ बड़ी ज़्यादती की गई थी। हंसना शुरू हो गया। अच्छा, मैंने कहा आपको वज़ीर आला नहीं बनाना चाहिए था। तो फिर मैंने उसकी वजह बताई कि यार आप पहली दफ़ा एमपीए बने थे, सादा आदमी थे, रिमोट एरिया के थे,
टीजी खान का वो एरिया जिसमें लोग शरीफुन नफ्स सादा तबीयत के होते हैं, आपने दुनिया अभी नहीं देखी थी वो, ठीक है ना जी। आपको पूरा सूबा 52% मुल्क उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हवाले कर दी गई। तो मैंने कहा सही ये आपके साथ ज्यादती थी। बात ये उस बंदे के साथ ज्यादती थी, लेकिन वो कभी मुझे नहीं इस तरह, उन्हें पता मेरा मिजाज तबीयत बानी तहरीक इंसाफ भी जानता था और पूरी काबीना जानती थी कि मैं कितना डरा मजाज के और तबीयत का हूँ। तो लेकिन उनको अथॉरिटी हासिल थी। मेरी जो स्टाइल है ना मेरा जिंदगी गुजारने का, मैं इमीडिएट बास की हर चीज मैं सुनूंगा और बर्दाश्त करूंगा। दाएं बाएं के जो बासेस है ना, जितने मर्जी नामी गिरामी हो, खड़पैच हो, मालदार हो, बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, फयाज चौहान जूती की नोक पर रखता है। ये उसका जिंदगी का स्टाइल है। प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी मैंने एमपीए बनने से पहले मैं डेटाबेस मैनेजर था, प्राइवेट सेक्टर में पूरा सेमी गवर्नमेंट में, ठीक है। मेरी एक तबीयत है जो इमीडिएट बास होगा ना उसके अंदर मैं बिल्कुल, वो मेरे से खुश मैं उससे खुश। तो सजे खबे दे लेते रहे जाए ना, ये अगर कोई एंट्री डालेंगे ना कि यार चाहे वो मेरे से सीनियर ही क्यों ना हो, मैं ना लिफ्ट लेता हूँ ना देता हूँ। पार्टी में कौन से ऐसे थे उस वक्त जो ऐसे ही आप पे बॉस बनने की कोशिश करते थे? कोई नहीं बनता, उसको मेरे मजाज का पता था। नहीं वैसे कोई था सर को बनते की कोशिश नहीं करता था, किसी की जरूरत नहीं थी कि फयाज चौहान के मथे लगे। सर आपने किसी की जरूरत नहीं थी। मैंने 17 साल पूरी शान के साथ बनी गाला में मैं कभी बिन बुलाए नहीं गया। मीटिंग थी, ओन चौधरी का फोन आएगा, नईमुल हक साहब का फोन आएगा, इनाम शाह का फोन आएगा, पानी तहरीक इंसाफ के पीए का फोन आएगा कि खान साहब ने याद किया है, बुलाया है, मीटिंग है, फलां मसला है तो जाऊंगा। ये जितने बड़े बड़े वडेरे सरमायादार सनतकार बिलियनर्स मैंने की तरह रुलते हुए बनी गाला में और जमान पार्क में मैंने देखे हैं। मैंने इक्तदार के लिए, टिकट के लिए, ओहदों के लिए। फयाजुल हसन चौहान के मतलब दफ्तर का बच्चा बच्चा चपड़ासी पीएन से लेके बनी गाला का एक एक मुलाजिम जानता था कि फयाज चौहान की ईगो क्या है और उसकी खुददारी क्या है। 9 मई आपको पता कैसे चला? 9 मई वाले दिन आप थे कहाँ पे एक्चुअली? देखो जी 9 मई वाले दिन मुझे पता चला तो सबसे पहले तो मुझसे इंडियन चैनल वालों ने बीपर पे लिया। उन्होंने कोई बात की फ़ौज के हवाले से, तो अभी भी वो इंडियन चैनल का वो मौजूद होगा। मैंने उन्हें शटअप कॉल दी कि आप फ़ौज के हवाले से मेरे से कोई ऐसी बात ना करें, ये हमारा मुल्क का अंदरूनी मसला है। बाकी हमारे हुक्मरानों ने अगर ये एक्ट किया है तो उनसे हम डील कर निपट लेंगे, भुगत लेंगे। फिर मुझसे पाकिस्तान के 5-6 टीवी चैनल्स ने बीपर लिए। किसी में मैंने पाकिस्तान की फ़ौज, ISI या सिक्योरिटी इदारों के हवाले से मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। शहबाज हुकूमत के हवाले से और जो हमारी अपोजिशन थे लोग बोलते थी कि हुकूमत, इसके हवाले से मैंने अपना काम और गुस्से का इज़हार किया। फिर ऊपर से आर्डर आया जी चलो जी पहुँचो रियाल्टो चौक, पिंडी मरी रोड। रियाल्टो चौक में पहुँचा, वहाँ पे पहला नारा लगा फ़ौज के ख़िलाफ़। मैंने फ़ौरन नीचे उतरा, रियाल्टो चौक से नीचे ना पिंडी मेडिकल कॉलेज टीपू रोड जा रहा है। मैं नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा, मैं सीधा घर। 2 बंदे मेरे साथ थे, एक राजा आबिद था, एक मलिक मोहसन था मेरा स्पॉटर, वो दोनों मौजूद हैं। उनको मैंने गाड़ी में साथ बैठाया, मैं वापस आ गया। उसके बाद मैंने 3-4 दिन तो मैं बिल्कुल निकला ही नहीं ना, ठीक है ना, अगले दिन का एहतजाज ना शामी जाते ना थे। अच्छा मेरी ये बात शायद कोई यकीन ना करता, अल्लाह के काम देखो। हामिद मीर से मेरा अड्डा है पुराना, मेरे कागजों में वो भी डॉलर की थाप पे नाचने वाला सहाफ़ी है। उससे मेरे 2-3 दफ़ा फटे हुए मुख्तलिफ इशूज़ पे, स्पेशली उस्मान बुज़दार साहब के वालिद साहब फ़तेह खान जना बुज़दार साहब जो मेरे साथ पहली दफ़ा MPA भी थे, कोलीग थे मेरे, उनके मतलब इसने बड़ा 3rd क्लास तरीके से कोई गुफ्तगू की। मैं वज़ीर इत्तलात था, मुझे पानी तहरीक इंसाफ और बुज़दार साहब ने कहा यार इसका जवाब दो। उसका जवाब दिया, उस पर भी एक बड़ा फटा हुआ। इसके दिल में एक बोझ था मेरे हवाले से। इसने जियो का एक बंदा लगाया हुआ था मेरे ऊपर कि तुमने जनाब 9 मई को इसके ऊपर नजर रखनी है, वीडियो का पूरा। मैं जब वो नारा लगा तो नीचे उतरा हूं ना, उसके उस बंदे ने, रिपोर्टर ने वीडियो बनाई और इसको दे दी।
9 मई की दिन 8:30 बजे, पूरे 8:32 पे इसका शो हो रहा है, कैपिटल टॉक। गुफ्तगू हो रही है, बीच में से इसने गुफ्तगू काटी, उसने कहा जी 1 मिनट रुक जाए जी, तीनों पार्टिसिपेंट को। एक पीटीआई का रहनुमा मरकजी है जो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, जिसने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया, फौज के खिलाफ नारा लगा, वो फौरन मुजाहरा छोड़ के वो वहां से चला गया। ठीक है। प्रोग्राम उसका ये था कि मेरी सियासत खराब करेगा, पार्टी के अंदर मुझे निकलवा देगा, बेड़ा गर्क करवा देगा, सारा प्रोग्राम उसका ये था। उस अय्यार और वकार आदमी का अपनी तरफ से प्लान ये था। वो मेरी गवाही बन गई। उसने कहा ये वीडियो देखे, वो वीडियो उसने चला दी 8:32-33 पे, अभी भी 9 मई के दिन की 2023 की। भैया मेरे सामने वो नारा लगाया एक लड़के ने। अब मैं उधर रोकता, मैंने सारा जज कर लिया था कि इस वक्त मुल्क दुश्मन ताकतों की जनाब लोग मौजूद हैं। जब भी मॉब होता है ना, मॉब में मुल्क दुश्मन एजेंसियों के लोग मौजूद होते हैं। वहाँ का जो मॉब होगा हमारे वहाँ मौजूद होंगे। ये हमारे दुश्मन मुल्कों की जो हॉस्टाइल वर्किंग होती है ना किसी दुनिया के, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, अब एक मिनट मेरी पूरी बात सुन रहे। मैंने ये जज कर लिया यहाँ पे, अगर मैं रोकूंगा, क्योंकि मैंने एक बंदे को गाड़ी जलाने से रोका तो सारे मेरे पे चढ़ दौड़े। मैंने वहां से जज कर लिया कि इधर अगर मैंने रोकने की कोशिश की तो उल्टा ये मुझे जान से मार देंगे, और कोई ना कोई बीच में 2-4-6 बंदे दुश्मन एजेंसियों के, मुखालिफ एजेंसियों के होंगे, वो फिर हल्लाशेरी दे देते हैं। नारा लगा, मैं आराम से नीचे उतरा, उसने पूरी वीडियो में दिखाया, मैं निकल गया। तो भाई जी हमने तो ये हमारा। अच्छा सर, ये बहुत सारे हमने सियासतदानों से सुना है पीटीआई के कि प्लान बनाया जा रहा था 2-3 दिन पहले कि खान साहब की अगर गिरफ्तारी होती है, कहाँ अगर प्रोटेस्ट करना है। खान साहब खुद भी कह चुके थे कि जीएचक्यू के बाहर इकट्ठे होना है। तो क्या सर ये पहले प्लान हुआ था कि हमने कोर कमांडर उस पर हमला करना है, हमने जीएचक्यू के बाहर हमला करना है? था। अब आपके प्रोग्राम में आज पहली दफा ब्रेकिंग दे दूं, फैज हमीद नेटवर्क में 1000 के करीब साबिक ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर थे जो सर्विसेज करते रहे पाकिस्तान की एजेंसीज में, अदारों में, वो मौजूद थे। उन्होंने बंदे लिए हुए थे, उनके जिम्मे ड्यूटियां थी कि तुमने इसको इन 4-6 को डील करना है, तुमने इन 4-6 एमएनए, एमपीएस, वजीरों, मशीरों को डील करना है, पार्टी के लीडरों को। उन्होंने पूरा प्लान मरकजी क़यादत के साथ मिलके। अच्छा, मरकजी क़यादत ने क्या किया कि उन्होंने इस पूरे 13 महीनों में जज कर लिया था कि कौन सी पर्सनैलिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके मरकजी लेवल की लीडरशिप पीटीआई की, जो इस एजेंडे पे आंखें बंद करके इनके साथ चलेगी, और कौन सी है कि जो नहीं चलेगी। यानी साल पहले से ही हो रहा था, प्लान हो रहा था, पूरा प्लान हो रहा था। अब उन्हें पता था फयाज चौहान फौज का हामी है। इन 13 महीनों में अप्रैल 2022 से लेके मई 2023 तक मेरे ट्वीट्स मौजूद हैं, पोस्ट्स मौजूद हैं कि ये दिन को गाली निकालता था फौज को। मैं 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता था पंजाब असम्बली के बाहर और पिंडी में, और मैं तारीफ कर रहा होता था पाक फौज की, पाक फौज के शोहदा की, पाक फौज की, आईएसआई की। कोई शहीद होता था मैं ट्वीट करता था, ब्रिगेडियर लाइक शहीद हुआ, लांस नाइक फलां हुआ, जनरल सरफराज शहीद हुए, हेलीकॉप्टर वाकया, कोई भी वाकया होता था। मेरे उन ट्वीट्स को और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के उन क्लिप्स को ये फवाद चौधरी साहब, मुसर्रफ जमशेद चीमा, शहबाज गिल, ये जाके दिखाते थे इस्लामी तहरीक इंसाफ को। शुरू में ही ये नगदा कोका की तहरीक शुरू होने के 1.5 महीने बाद ही, तो यार देखो तुसी सुबह गाली कट दो, एक नैरेटिव देते हैं आप फौज के खिलाफ, ये फौज की तारीफें कर रहा होता है। इसमें मुझे 2 दफा खान का फोन भी आया। ठीक है, मैंने उसको बड़ी इज्जत से शटअप कॉल दी। क्या फोन में क्या कहा उन्होंने? कि ये आप फौज बड़ा करते हो। अच्छा, ये क्या है? फिर जनाब मुझे याद पड़ता है कि 9 मई से पहले, 9 मई के साथ वो 12 मई का जस्टिस बंदयाल ने जो पंजाब का इलेक्शन ही दिया था, उसके टिकटों का बड़ा मशहूर ज़माना ढकोसला हुआ था इंटरव्यूज़ का। लोग डंडे सोटे लेके जनाब ड्यूटियाँ दी थी लोगों ने, कैंडिडेटों ने, ज़मान पार्क के बाहर। वो मेरा इंटरव्यू था जनाब को, ये 11 या 12 अप्रैल की बात है, 10 अप्रैल 2023 की। मेरी इंटरव्यू की बारी आई तो जो 2 मुझसे सवाल किए बानी तहरीक के साथ, उसमें से एक सवाल ये था
फयाज चौहान तुम ये फौज बड़ा करते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा खान साहब इंडियन फौज या इजरायली फौज की? चलो चलो, उन्हें पता था इसने छिक के रख देना है। तो मेरे हवाले से ये पूरा प्रोपेगेंडा उनके दिल में आ गया था कि यार ये कोई फौज का बंदा है। फौज का, मैं पाकिस्तान का बंदा था, पाकिस्तान की फौज थी, मेरा बेटा फौज, आपका भाई फौज, उनका वालिद फौज, उनकी बहन फौज। और अब साबित हो गया ना कि फौज के बगैर पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है। बिल्कुल नहीं। इन अकल के अंधों को और उल्लू के पट्ठों को ये समझाता रहा कि पाक फौज हमारे माथे का झूमर है, ISI हमारे माथे का झूमर है। और आप क्या समझते हैं ये फौज ने जंग वैसे ही जीत ली? अच्छा हम एक मिनट सुन ले, वैसे ही जीत ली? इस जंग के अंदर ISI का जो किरदार है वो आज तक डिस्कस नहीं हुआ। आपका क्या ख्याल है कि ये जो मिसाइल डायरेक्ट करके जहां जहां हिट हुए हैं, आपका क्या ख्याल है जो इनके इंस्टॉलेशन और इनके जनाब 400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेके इनकी इंस्टॉलेशन, इनके एयर बेस, इनके फौजी, इनके इजराइल के फौजी, इजराइल के इक्विपमेंट जो तबाह बर्बाद हुए हैं, वो यहां से बैठ के इनको वही हुई थी पाकिस्तान की फौजियों को। सर ये ISI का इंडिया डेट है, जिसके जवान, जिसके अफसरों ने अपनी जान हथेली पे रख के एग्जैक्ट करेक्ट किस्म की इंफॉर्मेशन अपनी सोनी धरती की एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने पीछे बैठे फौजियों को उनको दी। उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अगलों ने टारगेट किया और इनका अशरीरिक शोषण करके रख दिया। ठीक है, पैन कटीटा करके रख दिया, इनका भी और किसी और का भी किया। हाँ, तो भाई ISI हमारे माथे का झूमर है। हम तो ये कहते थे, ये सुबह कहता था डर्टी हैरी, जानवर, गद्दार, मीर जाफर, मीर सादक। 2 बजे फयाज चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिंडी लाहौर के अंदर कह रहा होता था फौज हमारा सरमाया, ISI हमारे माथे का झूमर। ये इसको हजम नहीं होती थी। वैसे ये आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि 9 मई का जो सानिया हुआ है, इसमें फैज हमीद जो ग्रुप था, फौज ने जो उस ग्रुप ने था बड़ा साथ दिया, वो सारा उन्हीं का दिया हुआ। तभी तो ये BCO जो इंस्टॉलेशंस हैं, इनको क्या पता जाना कि कौन सा दफ्तर किधर है, कौन सा ब्रिगेड जनाब ऑफिस किधर है, कौन सा कोर कमांडर किधर है, वो सारा वही सारा लीड कर रहे थे। तो ये सर आप फैज हमीद की सजा को कैसे देख रहे हैं? कैसी सजा होगी? सर 2 बंदों को सजा होनी है, एक को फांसी और एक को उम्र कैद। किसको सजाए मौत होगी और किसको? ये आप खुद ही जज कर लें। सेशन में जो सजा होनी है, एक को फांसी होनी है, एक को सजाए मौत, सेशन या मिलिट्री कोर्ट। तो उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस मौत, उस सजा को ऊपर नीचे क्या करती है वो सुप्रीम कोर्ट जाने। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर आपने इमरान खान साहब को शटअप कॉल भी दी, वो क्या मामला था? यार मैंने उनको 7 जून 2022 को, तीसरे महीने जब ये सारा अरूज पे हुआ ना, या हर रोज फौज के खिलाफ नफरत नफरत नफरत, बानी तहरीक इंसाफ ने भी हर तकरीर, हर स्पीच, हर मीटिंग के अंदर बूटों वाले फौज के खिलाफ, वो जनरल बाजवा को गद्दार कह दिया, मीर जाफर, मीर सादक कह दिया, डर्टी हैरी। यार मुझे नज़र आ रहा था कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। ये तो इंडिया का एजेंडा है, ये तो इजराइल का एजेंडा है, मोसाद का एजेंडा है, ये CIA का MI6 का एजेंडा है, ये पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। मैंने अच्छा मिलने ये देते नहीं थे तसल्ली से, ये शहबाज गिल टाइप के लोग थे। मैंने फिर एक दिन इसको मैसेज किया था, ऑडियो, ठीक है, 7-8 मिनट का। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा खान साहब, मैं और मेरे समेत लाखों पाकिस्तानी आपको दोबारा वजीर आज़म बनना देखना चाहते हैं, लेकिन जिस ट्रैक पे अब आप चढ़े हुए हैं, आपने सियासत छोड़ के रियासत और रियासती इदारों से लड़ना शुरू कर दिया है। ये सियासतदान का काम नहीं है, ये किसी पोलिटिकल पार्टी को जेब नहीं देता। आप सियासत करें, जरदारी के ख़िलाफ़ बोलें, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोलें, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोलें, मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ बोलें, उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें। हम भी आपके साथ हैं, पहले भी 17 साल कुर्बानियाँ देते रहे, अब भी देंगे। लेकिन ये जो आपने फौज, ISI, रियासती इदारे, पाक अफवाज को मिलाइन और रिग्रेट करना शुरू किया है और लोगों के जहनों में जहर भरना शुरू किया है, ये बात ठीक नहीं है और इसका नुकसान कंसिक्वेंटली आपको भी होगा। तो हम तो चाहते हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं, तो इस स्ट्रेटजी को चेंज करें। आपने कहा जिस दिन मैंने कहा तो आप सुने, जिस दिन मैंने मैसेज दिया, अगले दिन मुझे कोर कमेटी से फारिग कर दिया है। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग में मैं नहीं बैठा, अगला 1 साल मुझे नहीं बुलाते थे। उसमें एक आपका जुमला था कि अगर आप रियासत से टकराएंगे तो आप बाकी नहीं रहेंगे,
कुछ इस तरह का भी आपने कहा। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि अगर आपने वॉइस नोट किया तो क्या आज भी आपके मोबाइल में मौजूद है वो वॉइस नोट? मेरी एक नेचर है, मैं कभी भी कोई चीज़ नोट नहीं करता। मुझे बानी तहरीक इंसाफ ने कम से कम इस 13 महीनों में नग तक कोका की तहरीक जिसमें मैं इनके साथ था, मुझे कम से कम 7 या 8 दफ़ा कुछ ऐसे मैसेजेस किए हैं अलीम खान के हवाले से और जनरल बाजवा मुख्तलिफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो इस इशू पे ये है, जनरल बाजवा साहब के हवाले से, अलीम खान साहब के हवाले से। मैंने कभी नोट सेव नहीं किया, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। चैट में तो सेव रहते हैं ना? नहीं रहा, मैं करता ही नहीं। चैट है आपके पास खान साहब की? मैं करता ही नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पे भी एहतशाम, आप हैरान हो गए। लेकिन आपने बताया कि मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, वो जो सहाफी ने आपसे माफी मांगी थी, वो एक क्लिप मैंने अपने बच्चे को मैंने दी हुई है, क्योंकि वो शैतान है ना एक ऐसा, वो मैंने अपने बच्चे को दी हुई है कि तुम सेव करो। मेरे पास भी सेव नहीं है। वो मैंने अपने बेटे फहद को दी हुई है कि यार ये सेव रखना। ठीक है। वो उसने जनाब वो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वो नवाज शरीफ के खिलाफ एक चलाई थी कि यहाँ उर्दू बाजार में जनाब मशीनें लगी हैं तो बैलेट पेपर बने हैं। उस वक्त फिर मैंने इसका कट्टा चट्टा खोला था कि इसकी औकात क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन का लेवल क्या है, इस बड़े तुरम खान का और जेम्स बॉन्ड का। वो मेरे बच्चे के पास, मेरे पास नहीं है। अच्छा, अब आप इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। साइकोलॉजी के किसी भी आप साइकाट्रिस्ट से आप पूछेंगे ना, जो बंदा अपने अजीजों कारब दोस्तों का और अपनों का चीजें सेव करता है ना, वीडियो ऑडियो या कोई वीक पॉइंट, वो शख्सियत बड़ी नेगेटिव होती है। वो बड़ी नेगेटिव शख्सियत होती है। जो बंदा इन चीजों से बिल्कुल पाक होता है, वो साइकाट्रिस्ट आपको बताएंगे कि वो पर्सनैलिटी वाइज बड़ा पॉजिटिव होता है। मेरे पास मेरे मोबाइल की मेरी एक नेचर है, मैं हर हफ्ते में एक दफा सारा कुछ डिलीट करता हूं। ठीक है। मैं पूरा एम्प्टी कर देता हूं, गैलरी भी, व्हाट्सएप भी, मैसेजेस भी, सब डिलीट कर देता हूं। और जो चीजें इस किस्म की होती है ना, सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और पर्सनल, लोग अगर कोई भेज दें, मैं लम्हा नहीं लगाता उसको देखने के बाद, मैं उसको डिलीट करके, परमानेंट डिलीट, एक डिलीट होता है, डिलीट के बाद अगला एक खाना होता है जहां मैं वहां से भी परमानेंट डिलीट करता हूं। ये मेरी शख्सियत है। अच्छा सर, एक दफ़ा आपने कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं, अगर उनके दिल का अल्ट्रासाउंड करवाया जाए और उनके जज्बात कौम के सामने रखे जाएं तो ऐसे जज्बात होंगे कि आप लोग कानों को हाथ लगाएंगे। तो कौन से जज्बात हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब की पुरानी ख्वाहिश है कि पानी तहरीक इंसाफ की जगह तहरीक इंसाफ को वो लीड करें। उसका इजहार उनका भाई भी कर चुका है, वो जो जिसका इख्तलाफ है इनके साथ। हम भी पार्टी के अंदर होते थे, हमें पता था उनकी क्या क्या। तो बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस साइफर वाले इशू पे नेगेटिव रोल प्ले किया। उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें एक सेंसिबल पॉलिटिशियन का सबूत देके इनको समझाना चाहिए था कि ये हरकत ना करें, इससे हासिल वसूल कुछ नहीं होना। ना अमेरिका राज़ी होगा, ना पाकिस्तान राज़ी होगा, ना पाक फौज राज़ी होगी। ये बेसिकली अनएथिकल अटेम्प्ट थी, ठीक है, जो रवायत नहीं थी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की, दुनिया के दफ्तर खारजा की, दुनिया की डिप्लोमेसी की जो दुनिया है ना, उसकी ये रवायत नहीं थी। ये तो फर्ज बनता था पहला शाह महमूद कुरैशी साहब का, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्री प्लान्ड इनको खुडे लाए लगाने के लिए कि ए दे जान रहा किसी जगह तो मैं पीछे संभाला, ठीक है। इन्होंने इनको फंसाने की कोशिश की, साथ खुद फंस गया, खुद ही बढ़ गया। सर, जो इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तारी है उनकी, जेल में कैद गुजार रहे हैं, वो क्या वजीर आजम के ख्वाब में अभी भी गुजार रहे हैं या किस तरह वो कैद गुजार रहे हैं? लोगों में से बहुत से लोगों की गलतफहमियां हैं कि सियासत के अंदर हर चीज पॉसिबल है। सियासत के अंदर हर चीज पॉसिबल है। अभी तक पीटीआई के साथ 90% लोग वही अटैच हैं जिनकी ये गलतफहमी है कि एक दफा फिर ये वजीर आजम बनेगा, इमरान खान, एक बार फिर पार्टी इक़्तिदार में आएगी। और आपको ये नहीं लगता? सर, जो हालात और वाक़यात और जो हरकत की है ना इन्होंने, हरकत छोटी नहीं ना की। वो जो है ना, वो छोटी नहीं है ना, हाई लेवल की है। निके लेवल की थी ना, तो चलो तुझे कहते कि यार आपने यार पूरे अदारे को, अदारे के प्रेमिसेस को, शोहदा को, एमएम आलम का वो त्यारा जिसको इंडियन त्यारे छू नहीं सके, उसको इन उल्लू के पट्ठों और बेगैरतों ने आग लगा दी। जिस त्यारों ने 27 फरवरी 2019 को
अभिनंदन की मूछे नीचे करके उसकी बत्ती बना के जना उसको दी कि जाओ जाके लगाना जाना, मोमबत्ती बना के जना जलाना और उस पर हैप्पी बर्थडे टू यू मनाना अपनी। और उसके त्यारे जनाब पाकिस्तान के उन त्यारों को छू नहीं सके। इन बच्चों ने मियां वाली के अंदर उन त्यारों को आग लगाने के लिए पहली दीवार गिराई, फिर उसके बाद दूसरी दीवार गिराने लगे थे, तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनका बंदोबस्त किया तो ये वहां से भागे। और जितना इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर लुड़ियां डाली थी ना, कहा था कि हमने बदला ले लिया अभिनंदन के जनाब और अपने उस एयर स्ट्राइक का जिसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी। लेकिन सर बाजवा साहब तो कहते थे हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है। और यार वो बाजवा साहब कहते थे ना, आप भी जो ना वो जिसमें इसको टकरे जो ना दस 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 इधर की उधर। एक अभी जो टॉपिक की बात है, नहीं मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास तो ऑयल नहीं होता था, हमारे पास चलाने के लिए टैंक, तो ये जंग इतनी अच्छी हुई, पाकिस्तान ने फतह हासिल की, तो ये सब कुछ कहाँ से आ गया? यहाँ आप बजट नहीं देते थे आपकी गवर्नमेंट? ये असल में बाजवा साहब और पानी तहरीक इंसाफ का आपस का एक जनाब एक अलायंस था। उनकी सोच होगी। हमारी जो रियल पोजीशन है वो अल्लाह पाक का बहुत करम है। वो फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब की क़यादत में हमें बता दिया कि पाकिस्तान क्या है और क्या क्या कर सकता है। ये फील्ड मार्शल पे भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा ज़मीनी जंग के बाद फील्ड मार्शल बनाया जाता है, तो ज़मीनी जंग तो हुई नहीं। लतीफ़ खोसा साहब वो खोते हैं जिनकी अकल गिट्टों में भी नहीं है। चलो अकल गिट्टों में होना तो थोड़ा सा असर आता है जना ऊपर तक जना बंदे के। वो फारिगुल बाल है। जजों के, रीडरों को पैसे लगा के, रिश्वत दे के, सर्विसेज दे के आप फैसले ले लेना बड़ा आसान है। तो अपने एक मिनट सुन लेना यार, एक मिनट सुन लो। अपने मफाद के लिए एक टिकट पे दो दो मजे लेना बड़ा आसान है कि पीपल्स पार्टी भी इंजॉय की जा रही है, तहरीक इंसाफ भी इंजॉय की जा रही है। एंड पे आके जरदारी ने मारा ठुडा जनाब, चल पार्टी से बाहर, तब जाके पार्टी जना क्लियर कट छोड़ी, वरना दोनों मजे लूटने लगे हुए थे। ये वो शख्स है, ठीक है ना? ठीक है। इससे पूछे अक्ल के अंधे, तू कहता है कि क्या किया तो उनको फील्ड मार्शल बना दिया। पर पूरी की पूरी जंग है जिसमें ISI है, MI है, एयरफोर्स है, बहरिया है, बर्री है, आपकी फौज की लीडरशिप है, वो सारों को लीड जनाब आर्मी चीफ करता है। और तू मिसाइल चलाए सन PL-15 या JF थंडर त्यारे जनाब तेरी टिंड के ऊपर से जनाब उसने जनाब वो उन्होंने टेक ऑफ किया था जना, उड़े थे। तू कहे कि हाँ जी हुण मन दो, उन्होंने क्यों दिता? पागल आदमी। फिर ढंगे पे तुक्की बातें, बेगैरती की बातें पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। और एक बात सुन लो एहतशाम, इस जना टींडे को जना ये चीजें ना पता हो तो उसकी अपनी वो है। दुनिया के अंदर हर मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क की एजेंसियां मौजूद होती हैं। 170 मुल्क है ना, बिल्कुल। पाकिस्तान के 169 मुल्कों की एजेंसियां पाकिस्तान में मौजूद होती हैं। इंडिया के अंदर 169 मुल्कों की एजेंसियां मौजूद होती हैं। अमेरिका के अंदर 169 मुल्कों की जनाब एजेंसियां मौजूद होती हैं। उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है कोई भी उस मुल्क के अंदर नेशनल इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हो ना, हत्ता कि डोमेस्टिक भी हो, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, हत्ता कि किसी तहसील लेवल का भी, कोई बर्निंग किस्म का आउटस्टैंडिंग किस्म का कोई इवेंट हो जाए, कोई भी, आग लग गई, ट्रक को आग लग गई, किसी सरकारी गैर सरकारी को आग लगी, उसकी रिपोर्ट अगले बना के अपने मुल्क में भेजते हैं। ये जदीद सदी है, 21वीं सदी। तो 169 मुल्कों ने अपनी फीडबैक तहरीरन अपने मुल्क में भेजी कि पाक फौज जीत गई, इंडियन फौज हार गई। पाकिस्तान ने मुंह काला कर दिया, इंडिया का मुंह काला हो गया। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गया, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मनीर की गुड्डी चढ़ गई। इस को नहीं पता जाना कि की होया तो की नहीं होया, इसको नहीं पता। वो सारों को पता है। वो बुला बुला के चुमियां दे रहे हैं, चाट रहे हैं, कंधे पे बिठा रहे हैं, आंखों पे सजा रहे हैं, पलकों पे सजा रहे हैं, सर पे बिठा रहे हैं, वजीर आजम को भी, फील्ड मार्शल को भी। एक कहना यार क्यों फील्ड मार्शल बनाया? थर्ड क्लास लोग। अच्छा चौहान साहब, हमने एक वीडियो देखी कि फिरदौस आशिक अवान खान साहब को कश्मीर का झंडा दे दिया। हाँ। और खान साहब पकड़ने से इनकार कर देते हैं। इसका मतलब है कि खान साहब अपनी गवर्नमेंट में जो कश्मीर का नारा बुलंद कर रहे थे,
वो झूठ पर मबनी था, उसमें हकीकत नहीं थी। और यार वो डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था, अमेरिकन CIA जनाब वो तय कर चुकी थी कि जनाब मोदी के साथ, और मोदी का और इनका आपस का सारा मिलाप करवा दिया था कि तुम जनाब आराम से हड़प कर लो मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान का जो इस वक्त वज़ीर आज़म है हमारा अपना बंदा है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने, हम इसको बुलाया गया घेर घार के, वो बकरे कुर्बानी आपने देख लिया ना, कुर्बानी में जनाब सजाया जाता है, हार पहनाए जाते हैं बकरे को, ऊँट को, बैल को, भेड़ी को। ये बिल्कुल इसी तरह इसको बड़े प्रोटोकॉल से बुलाया। ये समझा मैं शायद डोनाल्ड ट्रंप की फुफी का पुत्र हाँ, ठीक है ना, मैं बड़ा ही जनाब जिसे कहते हैं ना माफूकुल फितरत चीज़ हूँ। वहाँ जाके अगले ने इससे डील की कि भाईजान है इंडिया 370 35 से और 37 से और ये सारा कुछ कर देगा, तो तू भाईजान अपने मुल्क का ना ट्रक दी बत्ती पीछे लाई ते अद्धा घंटा जना एक टंग ते धुप च खिलार दी। ये सारा वहां से कराया। इसको कहा कि तुम्हें अगले 10 साल इक्तदार में हम रखेंगे। पागल आदमी था, इसको क्या पता, इक्तदार तो सदा अल्लाह पाक का है, कल का नहीं पता बंदे को क्या है क्या नहीं। ये जनाब वहां से करके आगे पता नहीं, शायद एजेंसियों में से पाकिस्तान की जिसको कोई रिपोर्ट थी कि क्या गुल खिला के आया है, किसी बंदे ने ड्यूटी लगाई फुफो दी इन कश्मीर का चढ़ा पड़ा, वो कश्मीर का जड़ा तो अब छेड़ थी इसकी। हाँ। तो फिर जिस तरीके से उसने पीछे किया वो सारों ने देखा। यानी कि अगर ये 5 साल पूरे करते कश्मीर से हम हाथ को दो बैठते दो बैठे और क्या सर। ये 3 या 4 एजेंडे हैं इसके, जो मैं मुख्तलिफ पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में टीवी चैनल्स में बता चुका हूँ। इसे लाने का मकसद बुनियादी तौर पे मगरब, यूरोप, बरतानिया, अमेरिका और आलमी इस्टेब्लिशमेंट का और ख़त्म नबूवत के मुनकरों का जो ग्रो है उनका। एक तो जनाब आपके नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत के कवानीन ख़त्म करना था। दूसरा कश्मीर का ये कटाकटी निखेड़ना था जो निखाड़ दिया, ठीक है। तीसरा भाईजान पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक करवाना था। और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करवाने के हवाले से पार्टी की मीटिंग से लेके अपने इंटरव्यूज तक इसने कहना शुरू कर दिया था। कामरान शाहिद का बड़ा मशहूर दुनिया न्यूज़ में और इस तरह के 4-5 और टीवी चैनल में ना 2021 में इसने लोगों का ज़हन बनाना शुरू कर दिया था कि भाई यार अगर कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये एटम बॉम्ब और एटमी प्रोग्राम, मैं तो इसका सख्त खिलाफ हूँ, ख़त्म होने चाहिए। और 80-90 अरब में अगर कोई डील हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ये मौजूद है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी क्लिक करो सोशल मीडिया पे आपको वो प्रोग्राम आ जाएगा। और मैं मीटिंग्स के अंदर जनाब मैंने खुद इसके मुंह से ये चीज़ें सारी सुनी हुई है मीटिंग्स के अंदर हमारी लीडरशिप की। तो सर आप वहाँ बोलते नहीं थे? और भाई ये कहता इस तरीके से था, पूरा बात नहीं कहता था ना, पूरी बात नहीं कहता था, ठीक है। ये बड़ा जो मैंने तरीके से यार करके निकल जाता था आगे। और दूसरा ये जो एक स्टाइल है ना आप लोगों का, स्पेशली एंकर्स का, जो फौरन कि यार आप कहते नहीं थे, आप बोलते नहीं थे। ओ भाई जरा तसल्ली रख लो, ये पाकिस्तान है, ये कोई इंडिया, ये कोई यूरोप और अमेरिका की डेमोक्रेसी नहीं है कि यहाँ पर कोई लीडर बात करे तो वहाँ पे जनाब मुकाबले पे खड़ा होके जनाब कोई बंदा कहे कि ओ तू हम मेरे वोटों से जनाब सदर बना है पार्टी का, रिपब्लिक का, डेमोक्रेट्स का, फलां का। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ना जमहूरियत है, खानदानों की सियासत है, अमरीयत है। इधर कोई बंदा बोल नहीं सकता, बोले सुनो ये तो अपना मफाद हुआ ना सर, बोलेंगे नहीं। नहीं बोलने का फिर तरीका होता है ना, खुल खुला के जब नंगा हो जाए पॉलिटिशियन, जैसे जब हुआ है, मैंने आपको 1-2 मिसालें दी हैं। नाज शरीफ के हवाले से हुआ 7 जून 2023 को, जब खुल खुला के 3 महीने लगा के नंगा हो गया फौज के खिलाफ, ठीक है, तो बंदा बोलता है ना। एक आध फिक्रे पे आप फौरन रिस्पांस दो ना लीडर को, तो फिर पार्टी के अंदर आप नहीं रहते। तो इस वजह से वो मैंने अक्सर देखा, वो एंकर्स जनाब ये पहला सवाल पूछते हैं, आप बोले, आपने क्यों नहीं कहा? भाई पाकिस्तान है यार। यूरोप और अमेरिका के अंदर पार्टियों के अंदर यूसी लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके रियासत लेवल से लेके मुल्क की इलेक्शंस होते हैं, वहाँ से लोग बनते हैं, वहाँ से फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेशन होती है। ये तो मासी वेड़ा है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत। जो उल्लू का पट्ठा ये कहता है ना जमहूरियत और जमहूरियत, कोई जमहूरियत नहीं इस मुल्क के अंदर, पार्टियों में ही जमहूरियत नहीं है। तो इस वजह से इसका प्लान, ये 3 बड़े प्लान थे। कश्मीर का इसने कर लिया, अब अगला एजेंडा इसका था एटमी प्रोग्राम के हवाले से, ठीक है। तो इसके रास्ते में अल्लाह पाक ने फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब को भेज दिया। नहीं, आपने तो एक दफ़ा ये भी कहा था इसराइल को भी एक्सेप्ट करना चाहते थे। इसराइल भी, हाँ, चौथा इसराइल को एक्सेप्ट करना।
उसके हवाले से तो हिस्ट्री है ना कि ऑफिशियली पहला पासपोर्ट जो है ना पाकिस्तान से इसराइल का जारी हुआ है इनके दौर में। जुल्फी बुखारी मेरा भाई है, उसकी क़यादत में फिर जो चीज़ें चली, फिर जो डेलीगेशंस हुए, वो सारी चीज़ें पता है सबको। सर मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपकी शायरी के, तो वैसे भी चर्चे सर ये ज़रा सुनिए। इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान के सर्वाइवल, पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की खुददारी की जंग में यार गिरफ्तारी छोड़ जान भी चली जाए तो कोई छुआ हुआ जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी बात नहीं। सर आपने तो जान देनी थी खान साहब के लिए, लेकिन जब जान देने का वक्त है आप तो साइड पे हो गए। नहीं, जान देनी थी कि खान साहब हमें सीधे रास्ते पे चलाएंगे। खान साहब कहेंगे कि आप अपने घर को और अपने रियासत को आप आग लगा दो, तो उसके लिए नहीं जान देनी थी। जान उस आइडियालॉजी के लिए देनी थी जिस आइडियालॉजी की वजह से हमने पार्टी ज्वाइन की थी। वो आइडियालॉजी ये थी कि हमें सुबह दोपहर शाम कहा जाता था पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, रियासती अदारे जिंदाबाद, रियासत जिंदाबाद, फ़र्द कुछ नहीं है। आपने मुझे ये एक चीज़ सुनाई है, मैं आपको इस उम्मत मुसलमान के अजीम नुसरबाज की कम अज़ कम 2000 क्लिप सुना दूंगा कि जो बात कहता था उससे उल्ट जनाब वो कर रहा है। ठीक है ना, उसको तो सारी दुनिया कहे कि यार मुझे तो आप मुझे ये सुनाओ कि जनाब आपने ये फलां चीज़ कही थी। भाई हम कायम है, अगर आज भी ये आपने मुझसे पूछा ना कि ये किस बात के ऊपर आप इसको माफ़ करेंगे, ये माफ़ी मांगे रियासत से, अफवाज पाकिस्तान से, अवाम पाकिस्तान से, शोहदाए पाकिस्तान से, हम इसकी मुखालफत छोड़ देंगे। सर मुझे समझ नहीं आती, फयाजुल हसन चौहान जैसा सीनियर सियासतदान, सहाफ़ी डरते थे। वो इसलिए डरते थे क्योंकि आप उन्हें शटअप कॉल देते थे, सहाफ़ियों को कहते थे आज के बाद ये बात ना हो। सहाफ़ी बेचारे घबराते थे जिस फयाजुल हसन चौहान से। अपोजिशन डरती थी, उससे इमरान खान ने अपने वो जंगल में फंसा लिया, अपने बयानिए में फंसा लिया। तो समझ नहीं आ सकी तब बयानिए में नहीं फंसा सका ना, बयानिए में नहीं फंसा सका। हमने 1 साल दामे दरमे सुखने समझाया, 17 साल का ताल्लुक था, कुर्बानियाँ थी, मारें खाई थी, पर्चे काटे थे, पैसा लगाया था, वक्त लगाया था। बंदा यकदम बाप हरामी निकल आए ना तो बच्चा फौरन जो ना उसको नहीं छोड़ता, या बेटा जो ना आवारा निकल आए ना 2 नंबर, तो बाप फौरन आग नहीं करता, वक्त गुजारता है, उसको समझाता है, मारता है, पीटता है, नसीहत करता है, खाना पीना लिमिटेड कर देता है, रहना सहना लिमिटेड कर देता है कि यार समझ जाए समझ जाए समझ जाए। लेकिन जब कोई खून का रिश्ता बिल्कुल अपने आप को नंगा कर दे कि मैंने जनाब गुनाहों की दलदल में और बेगैरती और जलालत में मैंने ढलना ही ढलना है, तो फिर उसको जनाब साइड पे उससे साइड पे हुआ जाता है या उसको साइड पे किया जाता है। तो हमने भाईजान 13 महीने पूरे कोशिश की, जब इसने ट्रैक चेंज किया अप्रैल 2022 में, कि यार ये समझ जाए समझ जाए समझ जाए। फिर सिटिंग MPA थे, सिटिंग मिनिस्टर थे, 62-63 आर्टिकल्स की ऑब्लिगेशंस थी, करते गए जैसे ही उस ऑब्लिगेशन से निकले, आपका फरवरी में आपकी असम्बली फारिग हुई, अगले 2 महीने से 1.5 महीने, उन 1.5 महीनों में हमने अपना कटाकटी डिसीजन तकरीबन कर लिया। और फिर जब 9 मई हुआ तो उसके बाद जेल के अंदर 8 दिन तसल्ली से एनालिसिस किया। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूँ, अपने दोनों वालदैन जो फोत हुए हैं, माँ बाप, उनकी कसम खा के, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे जेल के अंदर किसी ने ऐसे भी उंगली नहीं लगाई। वजह क्या थी? सुने ना, सुन। दूसरी, यही कलमा पढ़ के और अपने माँ बाप की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे जेल के अंदर किसी ने मेरी कोई मुआशी या इखलाकी फाइल नहीं दिखाई कि मैं रास्ता चेंज करूँ। मैंने खुद 13 महीने जो सारी की सारी इस तहरीक का एनालिसिस किया हुआ था, प्रैक्टिकली किया हुआ था। फिर मेरे भाई बड़े, मेरे बच्चा, मेरा बहन भाई सारों ने कि यार ये दुश्मन की पूरी कैंपेन है, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये ज़्यादती हुई है, तबाह बर्बाद हो गया है यार पाकिस्तान शहदा के साथ। अभी चीज़ें तो खुली नहीं ना थी, हमें तो बाद में चीज़ें खुलना शुरू हुई ना। पहले 3, 4, 5, 6 दिन तो पता ही नहीं चला क्या क्या नुकसान हुआ था। 9 मई के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आना शुरू हुई, क्या क्या तबाही और बर्बादी, और फिर प्लान पूरे। तो हम तो भाईजान पूरे सोच समझ के, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे इरादे के साथ पार्टी छोड़ी थी, और पूरा 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बाकी सारों ने टेढ़े मुंह के साथ ना 1 मिनट की 2 मिनट की बात करके भाग जाते थे
हमने पूरे जज्बे हौसले के साथ 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डंके की चोट पे, जब तक सहाफी नहीं थक गए सवालों जवाब से, उस वक्त तक उठा नहीं था। अगर मैं 2 नंबर होता ना तो मैं भी इन सारों की तरह जो बाकी 100-150 बंदा छोड़ के गया था, नंगी जाओ तो खंगी जाओ, एक माहौल बना हुआ था ना इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, कन अखियों से जनाब ऐलान किया और भाग गए। मैंने इस तरह नहीं। तो भाई अपने अपने जज्बे से, यजीद के लश्कर का जो होर था, जिसने 10वीं मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीर सुन के फैसला चेंज किया था, फयाजुल हसन चौहान ने वो होर का किरदार अदा किया और इस लश्कर को छोड़ा जो इस्लाम के नाम पे बने हुए पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए, उसको डीन्यूक्लियराइज करने के लिए, इसराइल को तस्लीम करने के लिए, खत्म नबूवत और नामूस रसालत के कवानीन को चेंज करवाने का जो ग्रोह है, उसकी सरपरस्ती में जो चीज़ चल रही थी, उससे अपने आप को मुबर्रा कर लिया। उसके लश्कर का सरबराह यजीद था, तो आप भी इस लश्कर के सरबराह को यजीद समझते हैं? यार मैं उसको सरबराह समझूं या ना समझूं, लेकिन जो आइडियालॉजी के हवाले से मैंने आपको बता दिया, यजीदियत आइडियोलॉजी है खान साहब की। आइडियालॉजी के हवाले से मैंने ये कहा कि ये एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम और जनाब ये पाकिस्तान की रियासत के एंटी जनाब ये आइडियालॉजी पे चलने वाली तहरीक थी। 18 साल पहले जो आपकी फैमिली ने कहा था कि तुम अपनी सियासत दफन कर लोगे खान साहब के साथ मिलके, अब आपको फील होता है कि वाकई मैंने खान साहब के साथ मिलके अपनी सियासत को दफन अल्लाह पाक का करम है जो ना, सियासत अगला इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के भी दिखाएंगे और गज वज के। और अभी भी अल्लाह पाक का करम है, जब पार्टी छोड़ी थी ना, आपने जो बात कही ना, उस वक्त लोगों ने सियासी हवाले से मुझे कहा था कि ये अनपॉपुलर पार्टी है, ठीक है, इसकी हैसियत ही वैल्यू ही नहीं है सियासत में, उन्होंने उस एंगल में कहा था। लेकिन हम चले, हमने अपना नाम मकाम, अभी भी मैंने पार्टी छोड़ी, इनकी जितने यूथिया चैपलन हैं अजीत देओल नेटवर्क के ऊपर नाचने वाले, उनका फयाज चौहान की सियासत भी और मीडिया भी खत्म। आज अल्लाह पाक के करम से फयाज चौहान मीडिया के अंदर जितना पॉपुलर है पिछले 2 सालों से, इतने इनके अपने एमएनए एमपीए नहीं है, इनके अपने लीडर नहीं है। इनका अपना मुझे कोई लीडर बता दो कि जिसके जनाब इतनी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो। हालांकि मैं पैनल शो नहीं करता, 8 साल हो गए हैं। वैसे आप इनकी लीडरशिप में से किसी को लीडर मानते हैं? यार नहीं, वो है कोई नहीं, सारे खत्म हो गए ना, ये तो हादसाती लोग हैं सारे। तो कहने का मकसद ये है, नीयत नेक हो तो देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। सर मैं 2 कमेंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, आपकी पोस्ट के नीचे से मैंने लिए हैं। चौहान साहब, आप जिस जज्बे से बोलते हैं, अगर इसी जज्बे से किसी शादी में तकरीर करें तो दुल्हन की जगह आपको रुखसत कर दिया जाए, कैसा लगता है? बात ये है, सोशल मीडिया वो टूल है, ये किसी एक बहुत बड़े मौजूदा स्कॉलर का कॉल है, सोशल मीडिया वो टूल्स है कि जिसमें सेलिब्रिटीज के ऊपर ट्रोलिंग की जाती है। तो ये जो ट्रोलर्स होते हैं ना नीचे कमेंट्स में, पढ़ते हैं वैसे कमेंट्स? नहीं, मैं नहीं पढ़ता। आखिरी दफा कोई पढ़ा? मैं पढ़ता ही नहीं। अच्छा। मैं जब उस वक्त भी था पीटीआई में, उस वक्त भी नहीं पढ़ता था, मैं अब भी नहीं पढ़ता। मेरा मौकफ ये है कि अपना मौकफ गज वज के बयान कर दो, उसके बाद छोड़ो यार कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, अपना मौकफ बयान करो, दुनिया वालों को अपना मौकफ बताओ, समझाओ, उनके जहनों में बिठाओ। फयाजुल हसन चौहान दावा कर सकता है कि इस बानी तहरीक इंसाफ के फितने के खिलाफ अगर आज आधी से ज्यादा दुनिया जनाब एक साइड पे आ गई है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह फयाज चौहान है, क्योंकि उसने जो पहले 8 महीने और 10 महीने लगाए, उसके बाद लोगों में हिम्मत हुई कि वो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सियासत पे इस फितरे के खिलाफ खुलखुला बोल सके। किसी में जरूरत नहीं थी खुलखुला के बोलने की। एक और कमेंट्स ले लीजिए, आपने जितनी पार्टियां बदली हैं, अगर इतनी बार कपड़े बदले होते तो आज फैशन आइकॉन कहलाते। देखिए बात ये है कि जितनी मौकफ बानी तहरीक इंसाफ ने गिरगिट की तरह बदले हैं ना हर इशू पे, तो ये जिसने कमेंट लिखा उसको कहना कि इतने अगर जनाब वो कोई और जनाब बदलता तो शायद वो भी इसी के मुताबिक होता। जो सर आदत आपकी और खान साहब की फिर बड़ी मिलती जुलती है? नहीं, अल्लाह पाक बचाए जाना, मैं बड़ा मुख्तलिफ। वो भी यू टर्न लेने में नहीं, मुझे ना लाइन का शौक है, ना लकीर का शौक है, ना लाइन का शौक है, ना लकीर का शौक है, ठीक है ना। ये लाइन लकीर बड़े जूम आनी हो गए हैं, बस जो समझने वाला। तो लाइन लकीर के तो आप पे भी इल्जाम आते हैं, हरीम शाह वाले सर, वो देखें, अगर आप उनको लाइन लकीर की बात करेंगे वो भी सर आप पे भी, मैंने उस सेंस में नहीं कही। वो देखो हम पॉलिटिशियन है, 1 मिनट 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 1 मिनट
अगर आप मुझे हरीम शाह की बात करते हैं ना, तो हरीम शाह की जना बानी तहरीक इंसाफ के साथ जो वीडियो आई थी ना, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ वीडियो आई थी, जो नईमुल हक साहब के साथ आई थी, जो शेख रशीद के साथ आई थी, जो फवाद चौधरी के साथ आई थी, अगर आप वो देख लेना, आप कानों को हाथ लगाएं। मैंने तो बड़े डिसेंट तरीके से जना 8 बंदे बैठे हुए थे, गुफ्तगू हो रही थी, जैसे ही इनडिसेंट होने की कोशिश की, मैं उठ के जना मैंने इनको भेज दिया, मैंने कहा चले जाओ, ज़िंदगी की पहली और आखिरी, ठीक है। तो ज़रा बानी तहरीक इंसाफ के साथ जो है ना, उसके कंधे पे हाथ रख के पूरा सीना जनाब नंगा किया हुआ है, और जनाब फोटो आप देख लो, आप बच्चे हो जाना, आपका असल में रिसर्च जो है ना वो सिर्फ दूसरी साइड तक है, ज़रा ये वाली साइड भी कर लेना, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में कुछ लोगों के बारे में आपने राय देनी है सर। नवाज शरीफ साहब हम्बल आदमी है, शहबाज शरीफ साहब एक्टिव, मरियम नवाज साहिबा एक जोश और जज्बे के साथ जनाब जिम्मेदारी पूरी करने वाली खातून, मौलाना फजलुर रहमान जहाँ दीदा आदमी, आखिर में इमरान खान नकदा कुका। सर आपका कारोबार क्या है? मेरा माश क्या है? मेरा कंस्ट्रक्शन का कारोबार है। तो इससे आपका सारा निज़ाम अल्लाह पाक का करम है। तो सर बस शायरी जो आपके किसी शेर से हम इख्तिताम करेंगे, आखिर में कुछ अता कर दीजिए। बानी तहरीक इंसाफ के लिए है कि किसदा दोष किसदा नहीं सी, एक गल्ला हुण करन दिया नहीं, वेले लंघे तोबा वाले राता होके परंदिया नहीं। अरे जो होया ये होना ही सी ते होनी रुकिया रुकदी नहीं, एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। कुछ उंजवी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा टोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ तन मरन दा शौक भी सी। सर बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त है। आप शेर पढ़ा करते थे जब खान साहब हुकूमत में थे कि सारी जंग इमरान खान के संग, तो अब सर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो फयाजुल हसन चौहान साहब, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि इनसे प्रोग्राम करना किसी एडवेंचर से कम नहीं। सवाल करते हुए बड़ी घबराहट होती है कि ये सवाल पता नहीं जवाब कैसा आएगा। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।